हेलो, तो आइए अब हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो देखो, अगर मान लो ये सन सिस्टम, इसको थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। मान लो ये सोलर सिस्टम में सन है, सन का की जो रेडिएशन है, और मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, तो या तो वह रिफ्लेक्शन कर दे, इसको रिफ्लेक्ट कर दे। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि या तो वह ट्रांसमिट कर दे। ठीक है बाबू। और तीसरा है, या तो वह क्या कर ले, पूरी की पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, जितने प्रकार की भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो एब्जॉर्ब वही कर सकती है जो पूरी तरह से ब्लैक बॉडी हो। ठीक, तो इसको हम अभी नहीं समझेंगे आप लोग, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए कैसे है। मैं एक्सपेरिमेंट बनाया हूँ, कुछ डायग्राम बनाया हूँ। ये वाइट सब्सटेंस है, कोई वाइट सब्सटेंस पे, इस पर विबग्योर मतलब 7 कलर, जितने भी स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं, स्पेक्ट्रम विबग्योर, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम है वो पाए जाते हैं। वाइट लाइट, अगर इसको वाइट ऑब्जेक्ट से, सफ़ेद वाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम उससे पास करेंगे, ठीक है, अगर ये पास करेंगे इसको वाइट ऑब्जेक्ट से, तो क्या करेगा, जितने भी प्रकार की रेडिएशन है, ऑल प्रकार की वेवलेंथ या रेडिएशन को, ठीक है, ये इमिट कर देता है, सभी को इमिट करता, ऑल विबग्योर, सभी को भी। देखते होंगे गर्मियों के दिन में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि जितने भी प्रकार की रेडिएशन पड़ती है सभी प्रकार की रेडिएशन को इमिट कर देता है, अपने से बाहर निकाल देता है। इसी तरह गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जैसे हमने भी सफ़ेद कपड़ा पहना है। ठीक है, गर्मियों के लिए सफ़ेद कपड़े अच्छे होते हैं, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, और ठंडियों में रंगीन कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो अगर मान लो ये ग्रीन है, ये ग्रीन हम इसको मान लेते हैं, ये ब्लू है, तो ब्लू ये सबको एब्जॉर्ब करेगा, सबको। तो पहले सभी रे को, पहले ध्यान देखना बाबू, सभी रे को एब्जॉर्ब करेगा, सभी रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू को ही एमिट करेगा, ब्लू वाली रेडिएशन को ही एमिट करेगा, सिर्फ ब्लू को ही एमिट करेगा। तो एब्जॉर्ब कर लिया, सबको एब्जॉर्ब कर लिया है, ब्लू को एमिट कर दिया है। ऐसे भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ग्रीन सब्सटेंस हो, ग्रीन कोई भी प्लास्टिक हो, कपड़े हो, उसके सामने लाइट को रखो और कहीं रखो, देखो तो उसका लाइट उस पर पड़ जाता है, ऐसे बन सकता है। ग्रीन है तो ग्रीन पर भी विबग्योर हम डालते हैं, सबको खा पी के पचा लेता है और किसको निकाल देता है, ग्रीन को निकाल देता है। तो मैं ग्रीन को निकाल दे रहा हूँ, ये ग्रीन को निकाल दे रहा हूँ, ग्रीन निकल जा रही है। यह मान लो येलो है, ठीक है, तो विबग्योर पड़ रहा है, सिर्फ येलो को, यह क्या करेगा, सिर्फ येलो को निकालेगा। उसी तरह ऑरेंज है, ऑरेंज कलर की है, तो सबको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ ऑरेंज को ही इमिट करेगा, ऑरेंज को ही इमिट करेगा। मान लो ये रेड है, ये रेड है आपका, ये भी सभी प्रकार की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन रेड वाली रेडिएशन को एमिट करेगा। बस लास्ट वाला आपका हो गया है, लास्ट वाला ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या हो गया है, इसमें जितने भी प्रकार की रेडिएशन आ रही हैं, ऑल विबग्योर, जितने भी विबग्योर में हैं 7 कलर के, सबको ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है आराम, कोई भी रे बाहर नहीं आ रही है, सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके पास हजमोला की तरह है कोई, वो उसके पास समझ लीजिए कि खा पी के पूरा पचा लिया है। ठीक है, जैसे आप लोग कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, और ज़्यादा खाने के बाद तबीयत गड़बड़ हो जाता है, तो बुखार हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। ठीक है, बुखार हो जाता है, शरीर के टेम्परेचर बढ़ता है, रेडिएशन निकलता है, उसको भी समझ सकते हैं। तो देखो भाई, ये ब्लैक बॉडी है,
अपने ऊपर जितने भी रे पड़ रही है सबको एब्जॉर्ब कर लिया है, सबको एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका टेम्परेचर, सुनिएगा बाबू ध्यान से, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बढ़ जाता है। सराउंडिंग के टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इसमें से जो रेडिएशन एमिट होती है उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। या ये देखिए, तो ब्लैक बॉडी क्या, सबसे जान जाओ पहले ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी प्रकार की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, सभी प्रकार की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। और ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करने के कारण जो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने के कारण इसमें से जो एनर्जी, जो रेडिएशन इमिट होती है उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह सकते हैं। मैं अभी इसको बारे में डिफिनेशन इसका बताऊंगा। सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है आपका, आप लोग जान जाइएगा काजल, ठीक है। काजल का जानते होंगे, काजल आप लोग जो आंखों में लगाया जाता है, काजल पे गाना भी चला है, तेरी आँखें का वो काजल, ठीक है। वो कौन, सपना चौधरी जो लगाती है काजल, वही समझो। चलो बच्चों ठीक है, इसको नोट करो। तो नोट करो, उसके बाद आगे हम डिफिनीशन बताते हैं ना बाबू। चलो तो आइए हम अब देखते हैं ब्लैक बॉडी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर से बढ़िया से समझा रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ। देखिए, कोई ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी प्रकार की रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब कर ले, यहाँ लिख लो 100% एब्जॉर्ब, ये कर रहा है 100%, नीचे लिख लो इसको, यहीं कहीं लिख लो 100% एब्जॉर्ब, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक। तो यहाँ डिफिनेशन इसका लिख लो, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है, पहले ब्लैक बॉडी जानो। ब्लैक बॉडी लिखो बाबू, ए बॉडी which can absorb all types of radiation, all type of radiation लिख लो, radiation incident अपॉन इट, ठीक है, उसको नोन एज ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी प्रकार के रेडिएशन को इमिट कर ले, वह कहलाती है ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी जब सभी प्रकार की रेडिएशन को इमिट करने के कारण इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बॉडी खुद रेडिएशन इमिट करने लगती है, ठीक है। और इस रेडिएशन को कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आइए हम इसको बढ़िया से डिफिनीशन लिखते हैं। तो यहाँ से हेडिंग डालेंगे आप लोग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका एग्जांपल काजल मैंने बता दिया था। अभी एक और एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली आप लोगों को बताऊंगा जो NCERT में भी दिया हुआ है। डिफिनीशन लिखो, डबल इनवर्टेड कॉमा लिखो, ए बॉडी which can absorb all types of wavelength, all type of wavelength, ठीक। due to this absorption, temperature of due to this absorption temperature of that body, body increases. Temperature of that body increases as a result of the
as a result of the temperature increases in the surrounding. In this condition, ठीक है, कोई बात नहीं. In this condition, black body start emitted radiation, and this radiation is known as black body radiation. ठीक है बाबू, तो ये आपका डिफिनीशन रहा. ठीक है, नोट करो इसको. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं. आपको ब्लैक बॉडी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. ठीक, काफ़ी बड़ा डिफिनीशन हो गया है, तो समझाने के लिए लिख दिया हूँ. शॉर्टकट में लिखो, दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, किताबी लैंग्वेज में डिफिनीशन, बुक वाले लैंग्वेज में लिख लो. ये तो अपना लैंग्वेज था. बुक वाले लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो लिखो डिफिनीशन. एन आइडियल बॉडी which can absorb or emit all type of wavelength. An ideal body which can absorb or emit all types of wavelength known as black body and known as black body and temperature increase and radiation लिखो, and radiation increase and radiation emitted by black body is known as ब्लैक बॉडी रेडिएशन. समझ जाना, ठीक है. ये आपका रहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डिफिनीशन. ठीक है, तो एक बात बताओ, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से. हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. इतना चीज़ जानने से कुछ नहीं होने वाला है. अभी तक तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है. किसी से पूछ लीजिए, बोलेगा कि ऐसा सबस्टेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी प्रकार की रेडिएशन को इमिट करे, एब्जॉर्ब कर ले. एब्जॉर्ब करने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें से जो रेडिएशन इमिट होता है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं. ये तो सब लोग जानते हैं, तो सभी जानेंगे. लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, अब यहाँ के बाद से असली कहानी शुरू होती है. ठीक है, असली कहानी ब्लैक बॉडी के बारे में. अभी कहानी कौन कौन साइंटिस्ट आए, कौन कौन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया बढ़िया से. रिसर्च करने के बाद किसका रिजल्ट सही हुआ, तब हम अब हम उसको समझेंगे. ठीक है, उसको समझेंगे बढ़िया से, उसको समझेंगे. ठीक है, चलो समझते हैं उसको क्या है. ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैक बॉडी. ठीक है, तो इसका ब्लैक बॉडी का जो एग्जाम्पल है क्या है, लिख लो. आवर सन is a perfect black body because
it emit all types of wavelength और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सन को हम मान सकते हैं, सन को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, क्योंकि हमारे जो सूरज भगवान हैं, हाँ, वो हर प्रकार की रेडिएशन को एमिट करते हैं। एक तो जो भी सिस्टम हर प्रकार की रेडिएशन को एमिट करता है, उसको हम ब्लैक बॉडी का मान सकते हैं। या अर्थ को अगर देखा जाए तो अर्थ को भी ब्लैक बॉडी की तरह मान सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है सन के टेम्परेचर को, पूरे टेम्परेचर को, सन के सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर गर्म होता है, और गर्म होने के कारण उसमें से रेडिएशन उत्पन्न होता है, उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी के बारे में हम बात करें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल था ब्लैक बॉडी की, बीबी मैंने ब्लैक बॉडी। ठीक है, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो देखो बाबू, क्या किया गया, इसको लैब में साइंटिस्टों ने कैसे बनाया। भाई आर्टिफिशियल होना चाहिए, लैब में साइंटिस्टों ने कैसे बनाया, ये मान लो स्फेरिकल टाइप कोई सब्सटेंस है, ठीक, और ये कंटेनर है कोई स्फेरिकल टाइप, इस कंटेनर के अंदर कार्बन ब्लैक होता है। कार्बन ब्लैक जो होता है 99.99% का एमिशन, रेडिएशन का एमिशन करता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ये कार्बन की कोटिंग कर देते हैं इसके अंदर, कार्बन की कोटिंग, ध्यान सुनना बाबू, कार्बन की कोटिंग करके, ठीक है, कार्बन की कोटिंग करके एक नैरो होल बनाते हैं। इसमें नैरो होल वो होता है जो आइसोलेटेड होता है, अंदर से बाहर हवा का आदान प्रदान न हो। ठीक है, इस नैरो होल के द्वारा रेडिएशन को इसके अंदर डाला जाता है, रेडिएशन को इसके अंदर डाला जाएगा। जब रेडिएशन इसके अंदर जाएगी, ठीक है, तो इसी में चक्कर लगाएगी। मान लीजिए गई तो यहाँ टकराई, ठीक, फिर यहाँ टकराई, फिर टकरा के यहाँ आई, फिर टकरा के यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, ऐसे, ठीक है, टक्कर होता रहता है, जिसके कारण, ठीक है, इस बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूअस तरीके से लगातार बढ़ता रहता है, और टेम्परेचर बढ़ने जिसके कारण इस जो बॉडी है ब्लैक बॉडी की तरह काम करती है, और इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो रेडिएशन एमिट होता है, इससे जो रेडिएशन निकलती है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कौन कौन साइंटिस्ट थे जो आके दिए। अभी तक आप लोग समझ में आ गया होगा डिफिनीशन, तो ये जो पढ़े हैं आप लोग समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, लेकिन ये डिफिनीशन जितना आप लोग पढ़े हैं ये नहीं पूछ सकता है, ये तो बहुत आसान था, ये तो सब लोग जान सकते हैं। ठीक है, अब असली कहानी आ रही है, असली कहानी ये आ रही है कौन कौन साइंटिस्ट थे, कौन कौन इसके ऊपर रिसर्च किए हैं, कैसे ग्राफ प्लॉट किए हैं, ग्राफ के द्वारा हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, काफ़ी मेहनत किया, अपना जो भी मेरा बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स की नोट था उससे पढ़ा है, क्वांटम केमिस्ट्री जो थी उससे बढ़िया से पढ़ा है, कई दिन तक मैंने पढ़ा बढ़िया से, पूरा जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन था उसको बढ़िया से रिवाइज किया। ठीक है, तब उसके बाद ब्लैक बॉडी आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो समझने के लिए, ब्लैक बॉडी को समझने के लिए अच्छी तरह से पहले पुराने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जाया जाता है। मान लो अगर आपको किसी से दोस्ती करना हो तो उसके बारे में बिना जाने ही दोस्ती कर लेंगे, उसके बारे में जानेंगे तभी दोस्ती, मान लो नहीं जाने तो क्या दोस्ती करेंगे। दोस्ती
उसी से किया जाता है जिसको जाना जाता है, जिसको अच्छी तरह से जानिए उसी से दोस्ती कीजिए, ठीक है, अदरवाइज धोखा मिलेगा। एक बार की बात है, मैं आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ। हमारी वाइफ थी, बैंक वालों ने फ़ोन किया, बैंक वालों ने फ़ोन किया कि मैडम आपका ATM ख़राब हो गया है और आपने आपको इनपुट बता दिए, दूसरा ATM मिल जाएगा आपको। तो इन्होंने फटाक से बता दिया और कोड और भी बता दिया, ठीक है। ATM में उनके अकाउंट में 12,000 रुपये थे, 12,000 रुपये मार लिए सब, ठीक है। तो उन्होंने हमको बताया, हमने कहा ठीक है तो महान है आप, ठीक है। तो यही बात, बिना जाने मुझे अगर कुछ करेंगे तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वांटम के इसके ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के ऊपर कौन कौन साइंटिस्ट थे, कौन कौन आए, इसके बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन किया। अब बताने जा रहा हूँ, चलो कौन कौन आए थे बताते हैं। तो आइए देखते हैं हम विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, और इनका स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा था, लेकिन कुछ जगह थोड़ी कमी थी, उसको देखते हैं क्या है। तो डेफिनेशन इसका है, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का है, लिखो वेवलेंथ ऑफ intensity of emitted radiation of black body is inversely proportional to the absolute temperature. ये था आपका विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिफिनेशन फिर से समझ लीजिए, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ emitted radiation of black body is inversely proportional to the absolute temperature। डिफिनेशन से क्लियर हो जा रहा है, लैम्डा एम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और लैम्डा एम का इक्वल टू लिखें तो बी कांस्टेंट लग जाएगा, B/T हो जाएगा। और या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, और बी आपका कांस्टेंट है, इसको कहेंगे, बी को कहेंगे, बी इक्वल टू आपका कहलाएगा विन्स कांस्टेंट। और बी की जो वैल्यू आई थी 2898 माइक्रो केल्विन आएगी, सॉल्व करेंगे तो 2898 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन आपका आएगा बी, ठीक। तो ए क्या था आपका, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था, ठीक है। इन्होंने एक इक्वेशन और दिया था, मैथमेटिकल इक्वेशन और दिया था। वो इक्वेशन क्या था, इंटेंसिटी या इमिटेंस ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल टू ए बाई लैम्डा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस बी बाई लैम्डा टी डी लैम्डा। यह कैसे आया, इसका डेरिवेशन नहीं देखना है, काफ़ी लंबा डेरिवेशन है। इसको इक्वेशन लिखने का फंडा हमारा यही है कि आपको एक ग्राफ इसका जो बनाए थे, इसी इक्वेशन के हेल्प से ग्राफ बनाए थे। इस इक्वेशन के हेल्प से उन्होंने अपना ग्राफ को प्लॉट किया था, अपने ग्राफ को प्लॉट किया था, ठीक। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा बताता हूँ मैं, ठीक, बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। बताते हैं कैसे, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, चलिए।
ये डिस्प्लेसमेंट विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस सर अपने एक विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, ठीक है। आपके बड़े क्लास में, हायर क्लास के फिजिक्स में पढ़ा जाएगा, आपका बीएससी थर्ड ईयर या एमएससी में आप लोग पढ़ेंगे इसको बड़े क्लास में, कि कैसे इसका डेरिवेशन आया ये नहीं हमको समझना है। बस हमको इसको बताने का फंडा इसलिए था, ये जो मैं बताया था, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए बाई लैम्डा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस बी बाई लैम्डा टी डी लैम्डा। देखिए यह जो है इक्वेशन आप लोग याद होगा, एक आर्हेनियस इक्वेशन आता था, आर्हेनियस इक्वेशन जो आता था k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी के आसपास आता था, ऐसे आता था। तो जो इसका हम ग्राफ पढ़े थे, इसका ग्राफ जो था ऐसे हुआ करता था, ठीक है, ऐसे हुआ करता था, इसका ग्राफ पढ़े होंगे आप लोग। तो जैसे जिस तरह इसका ग्राफ है उसी तरह इसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा, ऐसे देखिएगा, इसी तरह इसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा, आपका समझ रहे हैं, इसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। ये जो इक्वेशन बना हुआ है इधर इसको लिख दे रहा हूँ, देखो इसका जो ग्राफ है ऐसे ही कुछ आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो होता था ऐसे, ये जो लैम्डा की ऐसे वैल्यू आएगी, ऐसे कुछ ऐसे वैल्यू आएगा, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से बाबू, इस इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बन रहा है, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखो तो ग्राफ कैसे था, जो तो उन्होंने इंटेंसिटी जो ई आया था, ई लैम्डा ए बाई लैम्डा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस बी बाई लैम्डा टी डी, ऐसे हुआ करता था ये जो था। तो ये आपका इंटेंसिटी, इसको इंटेंसिटी मानिए, और ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये वेवलेंथ है। तो हम इंटेंसिटी या इमिटेंस, इसके बीच में इंटेंसिटी आई, इसको लिखते हैं, इंटेंसिटी लिख सकते हैं, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, या कोई कहीं कहीं ई लिखते हैं इसको, इमिटेंस भी कोई कह सकता, आर, किसी की बुक में इमिटेंस भी दिया रहता है, इमिटेंस, ये लैम्डा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसके बीच और वेवलेंथ के बीच में, वेवलेंथ के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया गया, ग्राफ प्लॉट किया गया, तो देखो कैसे बनता है इसका ग्राफ, कुछ ऐसे बना ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना। तो इस ग्राफ को समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, तो तक इसको नोट करें आप लोग, एक्सपेरिमेंट क्या है बता। तो अब आइए हम देखते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को हम ग्राफ की मदद से कैसे समझेंगे। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को हम ग्राफ की मदद से कैसे समझेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट उनका क्या था, ठीक है। सबसे पहले वो एक लोहे की छड़ को लिए, मतलब आयरन की राड को लिए, ठीक, ये आयरन की राड है, और उसको कोयले की भट्टी पे, हाई टेम्परेचर वाले भट्टी पे, इसको क्या किया इन्होंने, गर्म करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, हाई, ठीक है बाबू, हाई वोल्ट, ठीक है। हीट जब हीट करना शुरू कर दिया मतलब इसको जो टेम्परेचर दे रहे हैं ΔI दे रहे हैं, तो जो ये राड है आयरन राड, तो पहले डल रेड बनी, डल रेड, ठीक। उसके बाद और टेम्परेचर दिए, थोड़ा इसका टेम्परेचर और बढ़ाएं, ΔI किए, हाँ। तो इसका जो टेम्परेचर है, सॉरी, इसका कलर है मोर रेड, ठीक है, मोर रेड बना, इसका टेम्परेचर मोर रेड बना। और भी जब टेम्परेचर को हम हीट किए ΔI, और भी टेम्परेचर को जब हीट किए ΔI, तो ये आपका जो कलर इसमें मिला
येलो कलर मिला, यहाँ जो रॉड का कलर मिला येलो मिला, ये रॉड का कलर जो है येलो मिला। फिर और हीट किए, ठीक, तो इसका जो कलर मिला बाबू रॉड का, जो रॉड का कलर मिला वाइट मिला। और भी हीट किए तो लास्ट जो पोजीशन था आपका इनका ब्लू मिला, यहाँ डेल्टा 4 पे ब्लू मिला। उसके बाद ये रॉड भी लिक्विफाइड कर जाएगी ना। तो इतने कंडीशन मिले। तो इस कंडीशन के पूरे कंडीशन को एक ग्राफ पे प्लॉट करके देखा गया। मान लो यहाँ टेम्परेचर लिए थे, यहाँ टेम्परेचर 2000 केल्विन लिए, यहाँ टेम्परेचर 3000 केल्विन लिए, यहाँ टेम्परेचर 4000 केल्विन लिए, यहाँ टेम्परेचर 5000 केल्विन लिए, और यहाँ टेम्परेचर मान लो हम 7000 केल्विन ले लिए हैं। इसे समझने के लिए मान लिए हैं 7000 केल्विन लिए हैं। तो सभी केल्विन, सभी टेम्परेचर पे, सभी एक्सपेरिमेंट पे हमको इसको ग्राफ के द्वारा जब एक्सप्लेन किया गया तो कैसा कुछ स्पेक्ट्रम मिला वो मैं देखता हूँ। देखो बाबू, हम इसको ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा, इन्होंने जो अपना ग्राफ बनाया था, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, T = 7000 केल्विन मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस पे इसको हम एक ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ को, ठीक है। ऐसा करो 5 6 ले लो, सही रहेगा, सटीक बैठेगा। 6000 ले लो ना, ऐसे समझने के लिए मान लिया हूँ। तो आप लोग याद कीजिए, जो इसका ग्राफ होता था, कुछ ऐसे बनता था ग्राफ, ऐसे। इसका मतलब ये है, ये जो मैक्सिमम पीक मिल रही है, मैक्सिमम पीक पर वेवलेंथ कम हो रहा है, ये जगह कम गिर रहा है। जैसे जैसे ऊपर खींच रहा है, जैसे मान लो ऐसे है, इसको जितना, ये मतलब ये ऐसे है, ये करके है, इसको जितना ऊपर उठाओगे ये और ऊपर चलेगा, तो इसकी इधर की जो लेंथ होगी कम होगी, मतलब वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ यही तो होता है, यही आपका वेवलेंथ होता है। ये जितना ऊपर चढ़ेंगी, इतना ऊपर जाएंगी, वेवलेंथ उतना कम होगा। तो कहने का मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वेवलेंथ वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। चलो बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले हम टेम्परेचर को 2000 केल्विन पे लिए हैं। 2000 पे टेम्परेचर लिए, केल्विन पे लिया हूँ, तो 2000 पे मान लो ऐसे बना है, कुछ ऐसे ग्राफ मिला है, 2000 केल्विन पे लिया गया है, ठीक। अगर टेम्परेचर को हम मान लो, हम इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। टेम्परेचर को अगर 3000 केल्विन लेते हैं, ये ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से ऐसे आएगा। और 4000 पे लेते हैं, ऐसे आएगा 4000 केल्विन पे। 5000 पे आते हैं, 5000 पे, और 6000 पे कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। ये थोड़ा बढ़िया से इसको बना लिया जाए ना, ठीक। ये आपका टच नहीं करेगा, ऐसे चला जाएगा। ये आपका ऐसे कुछ ग्राफ होगा। तो ये टेम्परेचर का ऑर्डर है। इसमें जो टेम्परेचर है आपका, इसमें T1 मान लिए हैं आपका 2000, यहाँ दूसरे कलम से लिख दूँगा। T1 को हम 2000 केल्विन मान लेते हैं बाबू, पहले के लिए 2000 केल्विन मान लेते हैं। T1 2000 केल्विन, इसको T2 को 3000 केल्विन मान लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा, 3000 केल्विन मान लेते हैं। और T3 को आपको 4000 केल्विन, T3 हो गया। T4 मिलेगा जो हमारा
यही टेम्परेचर है ना, इसको T1 T2 मान लो, या T1 T2 डेल्टा 1 को T2, तो यह 6000 केल्विन है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाए हैं जैसे जैसे टेम्परेचर को, लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है शार्टर वेवलेंथ की तरह, लैम्डा शार्टर वेवलेंथ की तरह शिफ्ट होता जा रहा है। मतलब पीक जैसे जैसे पीक बढ़ रही है लैम्डा की वैल्यू घट रही है। इंटेंसिटी याद करो तुम लोग, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ है, ये चीज़ जरूर लिख लेना, वेवलेंथ के बीच ग्राफ है। और जो हमको जो यहाँ स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम आपका मान लीजिए यहाँ से ऐसे है, विजिबल स्पेक्ट्रम आपका ये है, आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें कई कलर हैं, इसमें कई कलर आते, 7 कलर होते हैं बाबू स्पेक्ट्रम में, यहाँ ऑल 7 कलर होते हैं। और स्पेक्ट्रम का आर्डर जो होता है याद करो तुम लोग, मैंने पहले भी बता दिया था, ये लैम्डा है। आप लोग याद करो कि जो स्पेक्ट्रम का आर्डर मैंने बताया था, ये विजिबल इसको लिख दो, विजिबल स्पेक्ट्रम भी आई सही भी, विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ मिलता है। और इसमें जो आपका कलर होता है विबग्योर होता है, विबग्योर ये 7 कलर यहाँ मिलेंगे, 7 कलर जो इसके लिए वेवलेंथ का आर्डर होता है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। पीछे वाला स्पेक्ट्रम वाला इतना पीछे वाला स्पेक्ट्रम वाला मेरा वीडियो जाके देखेंगे, मैंने इसको बहुत बढ़िया से बताया था, इसमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो जो शुरू में इसका टेम्परेचर है कितना बनाया था यार, 2 3 4 2, इसको 2 करो यार, मिस्टेक हो गया। ये टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है 2000 केल्विन, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 6000 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर को ये मान लो टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है, T1 T2 T3 T4, 2 3 4 5 6, हाँ T1 T2 T3 T4 T5 सही है, हाँ T5। अब देखो यहाँ देखो बाबू, यहाँ ग्राफ को समझो ध्यान से, क्या है जो 2000 केल्विन पे पहले के लिए जो था, ये थोड़ा रेड ब्लू डल रेड, यहाँ मतलब थोड़ा हल्का रेड मिलेगा, हल्का रेड यहीं कहीं रेड का देखो तो विबग्योर होता है, सबसे लास्ट में आर आता है। ठीक है, आर सबसे लास्ट में आर आता है आपका यहाँ से। ठीक, तो इसके इधर जो जा रहे हैं, इधर आपका वेवलेंथ कम होगा, ऊपर जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगा, एनर्जी देखो। तो यही वाला जो रेड मिलेगा हमको, रेड वाला डल रेड पार्ट मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और जो मोर रेड पार्ट मिलेगा आपका, मोर रेड पार्ट सुनिएगा तो बाबू ध्यान से, जो डल रेड पार्ट मिलेगा यहाँ मिलेगा, मोर रेड यहाँ मिलेगा। उसके बाद येलो कहीं यहाँ मिलेगा, येलो कहीं यहाँ मिलेगा, व्हाइट कहीं यहाँ मिलेगा, और ब्लू कहीं यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम इसी रीजन में पाया जा रहा है। कैसे समझाऊं, समझ में आ रहा होगा आप लोग। देखो बाबू, लैम्डा एंड टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेवलेंथ कम होता जा रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरह हम चलते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो कलर जो है आपका वेरी करता जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ डल रेड मिला है, यहाँ मोर रेड, यहाँ येलो मिला है, यहाँ येलो के बाद वाइट मिला है, फिर ब्लू मिला है। तो यहाँ हमको स्पेक्ट्रम का जो ऑर्डर मिल रहा है कुछ ऐसे मिल रहा है, यहाँ कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ तो ये इस चीज़ के लिए तो एक्सप्लेन, ये तो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर ले गए हो, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन कर ले गया। लेकिन इसमें भी, हाँ इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर ले गए, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था, अब हम ड्रॉबैक देखते हैं। पहले आप लोग इसको नोट करें, जो भी दिक्कत हो, समझ में ना आया तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं बढ़िया से, फिर बताऊंगा इसको। ठीक है, नोट करें, फिर हम ड्रॉबैक इनका क्या था, मैं ड्रॉबैक बताने जा रहा हूँ।
आइए अब हम देखते हैं कि इसका विंस डिस्प्लेसमेंट कर्व का ड्रॉबैक क्या था। ये आपका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी या इमिटेंस भी कह सकते हैं, इसको ई लैम्डा भी कह सकते हैं, ई भी कह सकते हैं, इमिटेंस भी हो सकता है। ये इंटेंसिटी या इमिटेंस है, लैम्डा वेवलेंथ इसको कह सकते हैं। लिखिएगा जरूर, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया वो ध्यान देना, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया देखना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जैसे जैसे पीक बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन हम और आपको ऐसे दिया गया हो, इसका ऑर्डर पूछे तो देखो T1, T2, T3, T4, T5। तो सबसे बड़ा जो टेम्परेचर है आपका है T5 है, T5 लिख दिए हैं। फिर T4 यहाँ लिख दें, T1, T2, T3, T4 दिखाई पता नहीं लग रहा, हाँ चलो, T1, T2, T3, T4, T5। तो सबसे बड़ा ए है, फिर ए है, फिर ए है, फिर ए। ऑर्डर लिख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ गया है। चलो मैं बताना चाहता हूँ ये फेल कैसे कर गया। इतना बढ़िया इन्होंने एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया, सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो रहा था, ये भी स्पेक्ट्रम भी मिल जा रहा था सब कुछ, लेकिन फेल कहाँ हुआ? ये समझने वाली बात है। फेल कहाँ हुआ? देखो इन्होंने ये तो सब कुछ बता दिया था, स्पेक्ट्रम वाला सब कहानी तो बता दिया था, लेकिन इन्होंने बताया था जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेवलेंथ जो है शार्ट होता जाता है, मतलब लैम्डा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर को कम किए हैं, टेम्परेचर करने पे वेवलेंथ बढ़ जा रहा है, तो एक समय ऐसा टेम्परेचर को कम करते जाए, लेकिन कम करने के बाद ये लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम करेंगे, टेम्परेचर को लैम्डा है और ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो लैम्डा बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये लैम्डा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर इतना कम कर दिए टेम्परेचर को, अगर हम जीरो कर दिए, टेम्परेचर को 0 केल्विन ले लिए तो लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं बाबू? देखिए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, देखिए लैम्डा इक्वल टू B/T होता है। टेम्परेचर को अगर हम 0 केल्विन कर देंगे तो B/0 हो जाएगा, मतलब लैम्डा इनफाइनाइट होगा, हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? टेम्परेचर को अगर हम 0 केल्विन भी तो ले सकते हैं, 0 केल्विन ले हैं तो लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज गड़बड़ी, यहाँ रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही थी, हालांकि लैम्डा इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ इनका क्या है, यहाँ इनका रिजल्ट गड़बड़ हो रहा था। यही थ्योरी बढ़िया से इधर तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरह तो ये प्रूव कर पा रहे थे, लेकिन जो टेम्परेचर हायर वेवलेंथ की तरह, हायर वेवलेंथ जब आ रहा था, लैम्डा की वैल्यू जब ज़्यादा आ रही थी, तो उस पर यह ग्राफ बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और यहाँ ग्राफ इस थ्योरी को समझा नहीं पाए, यहाँ इनकी थ्योरी फ्लॉप हो गई। उसके बाद रेले और जीन्स लेके आए अपना रूल, उन्होंने भी बहुत बढ़िया से दिया, उसको भी देखते हैं 5 मिनट, उसको भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं इसका ड्रॉबैक क्या था। तो देखो ड्रॉबैक क्या, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज वेरी गुड एक्सप्लेनिंग एट शॉर्टर वेवलेंथ। ध्यान समझिएगा बाबू, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज वेरी गुड एक्सप्लेनिंग एट शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कर्व। ठीक है, रेडिएशन कर्व में शॉर्टर वेवलेंथ को इन्होंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, बट द लॉन्गर वेवलेंथ दिस इज फेल टू एक्सप्लेन। आई होप इट इज क्लियर, समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, अब कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब अगला है, आप पढ़ेंगे रेले जीन्स लॉ। ठीक है, चलो नोट करो। ओके, तो अब आइए हम देखते हैं रेले जीन्स लॉ क्या है। रेले जीन्स लॉ क्या है तो देखते हैं क्या होता है रेले जीन्स लॉ। इट इज ऑब्जर्व दैट विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एग्री विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ओनली इन शॉर्टर वेवलेंथ रीजन। ये तो मैं बता चुका हूँ। सो वी रिक्वायर अदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ वैलिड था, बट जो है बात हो गई शॉर्टर वेवलेंथ लॉन्गर के लिए तो नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, रेले साहब क्या किए, एक ऐसा इक्वेशन बनाया जो लॉन्गर वेव के लिए वैलिड हो। ठीक है, तो उन्होंने ग्राफ एक इक्वेशन दिया, ई लैम्डा इक्वल टू 8 पाई KBT बाई लैम्डा टू द पावर 4। KB आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ई एमिटेंस है या इंटेंसिटी कह सकते हैं, तो बाकी हम सब बता दिए हैं। तो इसके अनुसार उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, ई लैम्डा एंड लैम्डा के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ, इसका कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसके अनुसार से बताता हूँ कैसे हो रहा है, इसको भी समझा रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड रेले जीन्स लॉ, अब रेले जीन्स लॉ क्या था? ऑन अदर हैंड रेले जीन्स लॉ कैन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन लॉन्गर वेवलेंथ एंड फेल टू एक्सप्लेन शॉर्टर वेवलेंथ। दिस इज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। इन्होंने प्रूव कर दिया, उसी के हेल्प जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ था उसके हेल्प से उन्होंने बताया था। शॉर्टर के लिए तो वैलिड था, और इनका जो था लॉन्गर के लिए वैलिड था। इनका जो इक्वेशन बनाया तो ये लॉन्गर के लिए तो वैलिड हो रहा था, बट शॉर्टर के लिए इनका वैलिड नहीं हो पा रहा था। यहाँ इनकी थ्योरी फ्लॉप हो गई। अब देखते हैं कैसे, बता रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं सर जी क्या लिख दिए हैं, अब बता रहे हैं कैसे। देखो कैसे, तो ऐसे है कि आप लोगों को मैं जो ग्राफ है, उस पहले वाला जो पुराना वाला जो ग्राफ हुआ करता था वैसे ही ग्राफ तो कुछ था। ये आपका ग्राफ जो ऐसे था, कुछ ऐसे ही ग्राफ था बाबू। ये जो ग्राफ था ऐसे ही हुआ करता था आपका, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर है ऐसे बना रहे हैं आप, ये आपका है, ठीक। यहाँ स्पेक्ट्रम जो था, स्पेक्ट्रम के लिए जो रीजन था आपका कुछ ये हुआ करता था ऐसे, स्पेक्ट्रम के लिए जो ये था आपका, ठीक। ये स्पेक्ट्रम के लिए जो रीजन था आपका, स्पेक्ट्रम के लिए। तो इनका जो ग्राफ था, इन्होंने जो बनाया कुछ पार्टीशन फंक्शन, एनर्जी का एनर्जी पार्टीशन फंक्शन मान ले अगर हम देखते हैं तो 1/2 kT होता था पहले मोड के लिए। मान लो पहले मोड के लिए 1/2, दूसरे मोड के लिए देखते हैं तो 2/2 kT। सेकेंड मान लिया पहला 1 मोड के लिए अगर देखें तो एनर्जी 1/2 kT होगी। 2 मोड के लिए अगर हम देखें, 2 मोड के लिए तो 2/2 kT। 3 मोड के लिए देखें, 3 मोड के लिए 3/2 kT। मतलब कहने का मतलब एनर्जी लगातार ऐसे बढ़ जा रही है। तो ऐसे ऐसे जो है एनर्जी का ऑर्डर ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ता जा रहा है, इस तरह इधर बढ़ जा रहा है। और ये जो ग्राफ है इधर शॉर्टर वेवलेंथ पे, इधर तो काम कर रहा था, इधर तो खैर मिल जा रहा था, इधर आपका ये मिल जा रहा था इसे, इधर तो लॉन्गर वेवलेंथ पे मिल जा रहा था, ऐसे वैल्यू मिल रही थी इधर। लेकिन शॉर्टर जब लैम्डा की वैल्यू और कम हो जा रही थी तो यह अल्ट्रावायलेट रीजन में चला जा रहा था। अल्ट्रावायलेट जो हाई रेडिएशन, हाई मात्रा में रेडिएशन, ये इधर जो होता है अल्ट्रावायलेट रीजन होता है बाबू, ठीक है। तो इधर जाके बढ़िया से मिल जा रहा था, और जो कि ये वैलिड नहीं था, ठीक है। तो इसको कहेंगे अल्ट्रावायलेट। यहाँ अल्ट्रावायलेट आपका होगा अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। देखो इसको बढ़िया से अगर पढ़ना है तो बड़े क्लास में मिलेगा आपको, जितना मतलब मुझे लगा है मैं बता दिया हूँ। तो हायर के लिए, हायर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए यह फेल होगा। लॉन्गर वेवलेंथ के लिए देखो मैं लिखा हूँ रेले जीन्स लॉ कैन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इन लॉन्गर वेवलेंथ एंड फेल टू। हाँ देखो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए जैसे जैसे दूर जा रहे हैं शॉर्टर वेवलेंथ पे यह फेल हो गया। शॉर्टर वेवलेंथ पे यहाँ मिल जा रहा था, यहाँ बढ़िया से मिल रहा था, इधर तो नहीं मिल पा रहा था, हाँ, लेकिन इधर शॉर्टर वेवलेंथ पे फेल कर गया, ठीक है। यहाँ ये थ्योरी फ्लॉप कर गई। अब यहाँ ये जब थ्योरी फ्लॉप कर गई उसके बाद अब बताओ इतने साइंटिस्ट मिले लगे हैं इसको सुलझाने के लिए, पहले को कैसे सुलझाया जाए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कर्व को कैसे समझाया। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी खत्म हो गया, इसमें 2 साइंटिस्ट आए, रेले और जीन्स आए, ठीक है। इसमें इनका भी ये थ्योरी फ्लॉप कर गई। उसके बाद फिजिक्स के सामने नई पहेली बन गई थी, ठीक है। क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए
कई साइंटिस्ट आए अपना अपना मत दिए, जैसे इसमें कोरोना की बीमारी चल रही है, सब लोग अपना अपना दवा बनाए हुए हैं, अमेरिका अलग बना रहा है, सब लोग बना रहे हैं अपना दवा। इधर इंडिया में रामदेव बाबा 27 प्रकार की दवा बना चुके हैं कि कह रहे हैं हमारा दवा सही है। भाई दवा बना लिए हैं, ठीक है, सरकार को दिखाना पड़ता है। सभी साइंटिस्टों को, MBBS MD पढ़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट पढ़े हुए हैं, उनके सामने पूरी दवा को रखा जाता है, एक्सपेरिमेंट कर को देखा जाता है। इस तरह ये जो बनाने के लिए जो बना दिए सभी साइंटिस्टों के सामने रखा जाता है, सभी रिसर्च पेपर रखा जाता है, फिर बताया जाता, समझाया जाता कि हाँ ऐसे सही है, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो जाएगा कुछ बना दिए हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। तो इसलिए कोरोना बीमारी बनाने में टाइम लग रहा है, कोई भी थोड़ा ना बना देगा कि चलो हो गया है। तो अब हम बात करेंगे आगे कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। तो वो एक नया उभरता हुआ चेहरा आया, वो अभी हम बात करते हैं कौन है। तब तक आप लोग इसको नोट करें। ओके, तो अब आइए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ प्लैंक क्वांटम रेडिएशन लॉ। देखो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन 19th सेंचुरी में एक ऐसे साइंटिस्ट आए, ग्रेट फिजिसिस्ट आए और प्लैंक उनका नाम था प्लैंक, 19th सेंचुरी में आए, ठीक है। तो लिख लो ना, जर्मन फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक इन 19th century proposed Planck radiation law with the help of Max Boltzmann लिखो, बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ठीक है। बोल्ट्जमैन इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने एक प्लैंक क्वांटम रेडिएशन लॉ दिया, जिसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का है। इक्वेशन देखेंगे कुछ इस टाइप का है। एनर्जी डेंसिटी UI इक्वल टू 8 पाई h³ अपॉन लैम्डा क्यूब 1 अपॉन e टू द पावर hc बाई लैम्डा KT। इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन बहुत बड़ा है, कई पेज में आएगा, ठीक है। ये नहीं देखना, बस मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, इसलिए मैं बताऊंगा। इस इक्वेशन के हेल्प से उन्होंने ये पाया, UI जो है 2 फैक्टर पर डिपेंड पाला, तो लैम्डा की इधर लिख दे रहे हैं, दिखाई नहीं देगा, इधर लिख सकते हैं, इधर UI जो है आपका इस इक्वेशन के हेल्प से UI जो डिपेंड करेगा आपका UI यहाँ लैम्डा क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दूसरा है UI 1 बाई e टू द पावर hc अपॉन लैम्डा KT -1 होगा। ये 2 इक्वेशन हैं, ठीक है, 2 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ प्लॉट करके देखा कि ग्राफ प्लॉट करके दोनों को मर्ज किया। देखिए, आइए देखते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने। तो इसको लिख लिए होंगे, देखिए, हाँ, इसको एक ग्राफ की सहायता से, वही पुराना वाला ग्राफ है जिस पर सब लोग काम कर रहे थे। लैम्डा था, इंटेंसिटी आई थी, ठीक है। यहाँ आपका क्या था, यहाँ कहीं आपका विबग्योर था, ठीक है। स्पेक्ट्रम वाला टर्म था, हुआ करता था, यहाँ स्पेक्ट्रम वाला टर्म हुआ करता था आपका। तो ये वाला ऐसे था। देखो भाई,
इसका मतलब है इस जो पहले वाला यू आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्यूब है, ये है, और इसको देखा गया तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिक्रीजिंग वाला कर्व बन रहा था। तो इसको इन्होंने ऐसे प्लॉट किया तो कुछ डिक्रीजिंग वाला कर्व बन रहा था, डिक्रीजिंग, ठीक, यू आई डिक्रीजिंग का कर्व बन रहा था। ये मैथमेटिक की हेल्प से इन्होंने इसके लिए जो ग्राफ है ये वाला 1/e⁻hc/λ kT, इसको देखा तो ये लीनियरली एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा था, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा था, ऐसे बनेगा, ठीक है बाबू, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा था। और दोनों को जब मिलाया गया, मिला के कर्व प्लॉट किया गया, दोनों को जब मिला के मर्ज किया गया, मर्ज करके जब ग्राफ प्लॉट कर गया तो वेवलेंथ जो था बढ़िया से, ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ दोनों पर फॉलो कर रहा था, e⁻hc kT-1, ठीक है। इस तरह से सक्सेसफुली इन्होंने ग्राफ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। फिर बात को दोहरा रहा हूँ, बातों को अपने फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है। जब दोनों ग्राफ को मर्ज किया तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू दोनों का रिजल्ट सही मिल रहा था, बढ़िया से एक्सप्लेन हो पा रहा था, जिसकी वजह से यह थ्योरी बढ़िया से एक्सप्लेन कर गई। और इसके लिए उनको सन 1918 में 1918 में नोबेल प्राइज मिला। तो लिख लीजिए आप लोग, ऑन मर्जिंग बोथ ग्राफ, यहाँ लिख लें, ऑन मर्ज बोथ ग्राफ लैम्डा, बोथ ग्राफ BB ब्लैक बॉडी रेडिएशन सक्सेसफुल successfully explain radiation curve for lambda shorter as well as lambda longer, ठीक है, लॉन्गर, ठीक। यहाँ लिख लेना, कहीं साइड में लिख लेना, प्लांक अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, यहाँ लिख दें कहीं, प्लांक अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, सर प्लांक अवार्डेड बाय, इधर लिख दे रहा हूँ, ये तो इधर लिख ले रहा हूँ, आप लोग यहाँ कहीं लिख लेना बाबू, सर प्लांक अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज in 1918 for explain BBR ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, ठीक है। तो इतना कहानी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो अब इतना हम पढ़ चुके हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम प्लांक क्वांटम थ्योरी के अनुसार, ठीक है बच्चों। आप लोगों को और चैनल अच्छा लगा हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।